देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है बच्चों, बिहार में वन संपदा की स्थिति का वर्णन करें। आप तो जानबे करते हैं कि बिहार वन के मामले में गरीब है। अब वन का धनों के मामले में तो गरीबे है नहीं, वन चाहे धन से गरीबे है। हाँ, बिहारी के मामले में गरीब नहीं है ना। बंटवारे से पहले बिहार के वनों का एक महत्वपूर्ण स्थान आता था, लेकिन बंटवारे के बाद अधिकांश वन कहाँ चला गया? झारखंड में पड़ गया, और बिहार वनों के मामले में गरीब हो गया। बिहार में अधिकतम भूमि कृषि योग्य है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 7.1% वन बच गया है, जिसका क्षेत्रफल 6,764 हेक्टेयर है। बिहार में पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में वनों की स्थिति बेहतर है। बाकी जिलों में वनों की स्थिति क्या है? दयनीय है। बिहार में हर जगह वन बराबर भी नहीं है। इसमें से कुछ क्षेत्र जैसे बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में वनों की स्थिति ठीक ठाक है। बाकी जिलों में तो स्थिति इसका दयनीय है। तो बिहार वनों के मामले में क्या है बताइए? गरीब है। बंटवारा से पहले बिहार में वन सही था, लेकिन बंटवारा के बाद बिहार का अधिकतर वन कहाँ चला गया? और केवल बिहार में वन कितना भूमि जो किसी बच गया, कुछ जिले में है और कोई बहुत सारे जिलों में वन नहीं है। वन के विनाश के मुख्य कारक क्या है? सोचो कि वन काटा क्यों जाता है? वन को खत्म क्यों किया जाता है? घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए। यही सब ना मेन कारण है। पशु वशु चराने के कारण सब खत्म हो जाता है। ईंधन के लिए लकड़ियों को काट दिया जाता है। इसको देखो क्या है कि निम्नलिखित है, कृषिगत भूमि का फैलाव के कारण, यानी कि कृषि की भूमि बढ़ाने के लिए वनों को काट दिया जाएगा। नदी घाटी परियोजना में बांध के पीछे जहां तक पानी जमा होता है, वहां के वृक्ष पानी में डूब गिरने के कारण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। पशु चारण, ईंधन के लिए लकड़ियों के लिए वनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। खनन कार्यों के चलते भी वनों का विनाश होता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण आवास के लिए, घर बनाने के लिए वनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए भी वनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो वनों के विनाश के बहुत सारा कारण है। आवास के लिए, नदी घाटी परियोजना में बांध बनाने के कारण बहुत सारे वृक्ष खत्म हो जाते हैं। सड़क बनाने में, मार्ग बनाने में, उद्योग बैठाने के लिए सब कहाँ लगाया जाता है? वनों को हटा हटा करके ये सब काम कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वनों का पर्यावरणीय महत्व क्या है? वन अगर नहीं रहे तो आदमी भी खत्म। जहिया वन खत्म हो दिन आदमी भी खत्म। क्यों? क्योंकि वातावरण में CO2 और ऑक्सीजन का संतुलन बनाने वाला कौन होता है? पेड़ पौधे, यानी कि वन होता है। वन बादलों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और वर्षा के लिए उसके कारण वर्षा होती है। वन के जड़, वृक्षों के जड़ भूमिगत जल को नीचे नहीं जाने देते हैं। भूमिगत जो जल होता है उसको नीचे नहीं जाने देते हैं। वृक्षों के जड़ मिट्टी में फैलकर मिट्टी अपरदन को, भूमि अपरदन को क्या करते हैं? रोकते हैं। और वनों के द्वारा हमें बहुत सारे खाद्य सामग्री, ईंधन की प्राप्ति होती। वन के द्वारा बहुत सारा खाद्य सामग्री, खाने वाला चीज, ईंधन वगैरह भी मिलता है। ये सब वनों का पर्यावरणीय महत्व है। अगला आता है, वन क्या जीवों के ह्रास के, वन जीवों के ह्रास के 4 कारकों का उल्लेख करें कि वन जीवों का ह्रास किन 4 कारणों से हो रहा है। प्यारे बच्चों, वन जीवों के ह्रास के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवास मतलब वन वगैरह को काट करके वहां पे घर बनाया जा रहा है ना। तो यातायात की सुविधाओं में वृद्धि आदि कारकों से वन जीवों में प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण वन जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में क्या आ गई है? कमी। प्रदूषण जनित समस्या, वातावरण के प्रदूषण के कारण जीवों का जीवन चक्र क्या होता है? प्रभावित होता है।
आर्थिक लाभ, बहुत सारे जीवों का खाल, चमड़ा, हड्डी, दांत बहुत महंगा बिक जाता है। इस कारण से जानवरों को मार दिया जाता है, जिससे जीवों का जीवन चक्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। शिकार के शौक, शिकार करने के लिए देखे थे राजा दशरथ शिकार करने गए थे, तो उसी तरह शिकार के शौक को पूरा करने के क्रम में भी वन्य जीवों का क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये सब कारक है, जैसे प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो गया, प्रदूषण जनित समस्या, आर्थिक लाभ के लिए बहुत सारे ये बिक्री होता है, स्मगलिंग कहा जाता है इसको, और शिकार के शौक के कारण भी होता है ऐसा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों, ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे वृक्षों को काटता देख उसे बचाने के लिए पेड़ों से क्या कर गए थे, ये चिपक गए थे। इस प्रकार एक आंदोलन शुरू हो गया, जिसे कौन सा आंदोलन का नाम दिया गया, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन समझ में आ जाएगा। टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 ईस्वी में इस आंदोलन को शुरू किया गया। इसमें पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को काटने से क्या कर दिया जाता था, बचा दिया जाता था। अगला प्रश्न आता है, कैंसर रोगों के उपचार में वन का क्या योगदान है। कैंसर में टैक्सोल आता है ना। हिमालय के निचली क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चीड़ जैसा सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसे चीड़ी कहा जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक रसायन निकाला जाता है, जिसे टैक्सोल कहा जाता है। टैक्सोल नामक रसायन कैंसर रोग के उपचार में बहुत अधिक साकार सिद्ध हुआ है। इस प्रकार चीड़ी नामक पेड़ वाले वन का कैंसर रोग के उपचार में बहुत अच्छा योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है। चीड़ी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है हिमालय के निचले क्षेत्र में, और उस चीड़ी के पेड़ के छाल से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है टैक्सोल। जिसका नाम क्या है, टैक्सोल। और वो जो रसायन है कैंसर रोग के उपचार में बहुत ज्यादा सहायक है, उससे कैंसर ठीक हो जाता है। 10 लुप्त होने वाले पक्षियों के नाम बताइए। 10 लुप्त होने वाले पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे चीतल, पशु और पक्षियों के चीतल, नीलगाय, भेड़िया, बारहसिंगा, गेंडा। और पक्षी में आ जाएगा श्वेत सारस, धूसर बगुला, बटेर, मोर, चाहा। ये सब जो पंछी हैं वो पशु 5 गो है और 5 गो इसमें से पक्षी है। तो 10 गो लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम बताना है। तो चीतल, नीलगाय, ये सब लुप्त होने वाले सब जीव हैं। अगला आता है, वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। आप जानते करते हैं कि प्रदूषण से बहुत कुछ मरता है। जैसे अभी दिल्ली में जाके देख लीजिए, अगर एक बार आदमी सांस लेगा तो 17-18 को सिगरेट के बराबर वो क्या कहा जाता है, धुआं उसके अंदर चला जाएगा। अभी पूरा केजरीवाल जी दिल्ली में प्रदूषण फ्री कर दिए हैं, एकदम जितना चाहे आप सिगरेट पी सकते हैं बिना पैसा के। सब सिगरेट ही पीने वाला वही पहुंचा होगा ना, हो बैठ के नहीं। वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या में पहला कारण पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना है। पहला कारण यही ना है, पराबैंगनी किरण अगर पहुंचेगा तो सब कुछ नष्ट नहीं कर देगा। दूसरा कारण है अम्लीय वर्षा। कभी कभी सुने होंगे पहला बार जो वर्षा होता है ना, उसमें वो जाके नहाइएगा तो घाव हो जाता है, घाव हो जाता है। कितना बारिश में नहाता है, खजुली दिनाय हो जाएगा सब, उससे घाव हो जाएगा पूरा उसमें। तो अम्लीय वर्षा है, मछली उछली भी मरने लगती है इसमें। तीसरा कारण क्या है, हरित गृह प्रभाव, जो वन जीवों के जीवन चक्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। जल, वायु, मृदा प्रदूषण से वन जीवों के जीवन भी प्रभावित होता है। जैसे जैसे वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, उनका आवास भी समाप्त होते जा रहा है, जिसके कारण वन जीवों का जीवन क्या हो रहा है, प्रभावित होता है। वन जीवों का जीवन प्रभावित होने का कारण बहुत सारा है। सबसे पहला कारण क्या है, पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण है, पराबैंगनी। दूसरा है अम्लीय वर्षा,
तीसरा है हरित गृह प्रभाव, और इसके बाद में जल, वायु, मृदा प्रदूषण से भी वन जीवों प्रभावित होता है। वन क्षेत्र को घटते जा रहा है तो आवास भी क्या होते जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। इसके कारण भी वन जीवों का क्या हो रहा है, जीवन प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न आता है, भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्य का नाम बताएं। तो सुंदरबन वन जैव मंडल क्षेत्रफल है 9630, कितना, 9630। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कहाँ है ये, मानस जैव मंडल क्षेत्र का क्षेत्रफल 2837 वर्ग किलोमीटर है, जो असम राज्य में पड़ता है। कोई भी दो जैव मंडल का नाम, इसके बाद में क्षेत्रफल और राज्य का नाम बताना है। तो सुंदरबन का क्षेत्रफल कितना है, 9630, और मानस जयमंडल का क्षेत्रफल कितना है, 2837। सुंदरबन जयमंडल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और मानस कहाँ है, असम में। कहाँ है, याद हो जाएगा। अगला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आराम से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा सब। वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन्य जीवों का विस्तार महत्व नहीं है जी। अगर वन न रहे, ऐसा सोचो, अगर जानवर न रहे तो काम चल जाएगा। दुनिया में जो भी कुछ बना है वो सबका जरूरत है, समय समय पर, समय समय पर। एक केचुआ का भी जरूरत पड़ता है किसान को। फसल में अगर नहीं लगेगा ना केचुआ तो वो सब खराब हो जाएगा। वो लोग के चूहा का क्या जरूरत है, तो कौन सी जरूरत होता होगा, हम नहीं जानते हैं। वन एवं वन्य जीव हमारे जीवन धारा का अमूल्य धरोहर है। ये मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन एवं वन जीवों का महत्व निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक संतुलन। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन को कायम रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वन बादलों को एकत्रित करके वर्षा कराने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जल संतुलन बना रहता है। इसके बाद ये CO2 को लेकर के O2 प्रदान करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का संतुलन क्या रहता है, बना रहता है। पहला तो ये वन जीव जो है, वन जीव प्राकृतिक संतुलन को स्थापित करने में मदद करते हैं। वन जो होता है जीवों को O2 देता है, और CO2 क्या करता है, उससे ले लेता है। इन्हीं के कारण ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ है। अगला महत्व है आर्थिक लाभ। वन एवं वन जीवों के अनेक अंगों का आर्थिक महत्व है। कीमती लकड़ियां, जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, चमड़ा, ये सब। जैसे अपने पुष्पा भाई क्या बेचते हैं, चंदन का लकड़ी बेचते हैं। तो ये आर्थिक महत्व भी है इसका, कितना करोड़ों कमा लेते हैं। वैज्ञानिक उपयोग। वन्य प्राणी पर किए गए प्रयोगों के जरिए शरीर की रचना, पारिस्थितिकी तत्वों का अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है। कोई भी डॉक्टर वगैरह बनता है ना, तो क्या कहा जाता है, वो जीवों पर बड़ा रिसर्च करता है। जैसे मेढक वगैरह को इंजेक्शन देना, ये सब दिया जाता है। जैसे हिमसुक कहानी में आदमी को न खिला करके वो किसको खिलाया गया था, कौआ को खिलाया गया था। तो ये सब भी होता है। शल्य चिकित्सा प्रणाली की महत्ता की जांच पहले मेढक, खरगोश और बंदर पर ही की गई थी। इसके बाद होता है सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव। प्राचीन काल से ही मनुष्य वन तथा वन्य जीवों से सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला का पूजा करता है। मत्स्य में नरसिंह, हनुमान इत्यादि देवताओं का अवतार समझा जाता है। बाघ, गरुड़, चूहा, बैल को क्रमशः दुर्गा, विष्णु, गणेश और शिव का वाहन समझा जाता है। पौराणिक कथाएं तथा साहित्य एवं वन्य जंतुओं से के विकिरण से भरे हुए हैं। ये होता है नहीं ऐसा कि बहुत सारे पेड़ पौधों का पूजा होता है। जैसे तुलसी का पूजा तो रोज होता है लगभग। इसके बाद में ये मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, हनुमान, ये सब देवताओं का अवतार समझा जाता है। गरुड़, चूहा, बैल, बाघ, ये सब भगवान का वाहन समझा जाता है कि यही बैठ के लोग घूमते हैं। पौराणिक कथाएं साहित्य वन जंतुओं के विवरण से क्या हैं, भरे हुए हैं। अगला आता है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण करें। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर
वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन? अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वन, मैंग्रोव वन, यही ना है। अत्यंत सघन वन क्या है? इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66%। असम सिक्किम को छोड़कर के समूचा पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आता है। इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 75% से भी अधिक है। अगला आता है सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र आता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। अगला आता है खुले वन। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में, असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। इसके बाद आता है झाड़ियां वन्य वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र अशुद्ध अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। अगला आता है मैंग्रोव वन तथा तटीय वन। पूरे विश्व में तटीय वन का कुल 5% भारत में पाया जाता है। यह समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसका आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप शामिल हैं। मैंग्रोव वन 4500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए भारत में जो वन है 5 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है अत्यंत सघन वन। बोलो कौन सा वन? इसके बाद आता है सघन वन। कौन सा वन? इसका जो अत्यंत सघन वन जो है वो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। तो सघन वन कितना है? 73.60 लाख। 60 नहीं पढ़ा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा में खुले वन। कौन सा वन? ये है 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। इसके बाद आता है झाड़ियां अन्य वन। ये जो पाया जाता है 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। और लास्ट में आता है मैंग्रोव वन, जो पूरे विश्व का 5% भारत में पाया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है यह 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न आता है कि जैव विविधता क्या है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति जैसे कवक से लेकर बरगद तक, प्राणी जाति से चींटी तक, हाथी से लेकर हवेल तक, मौसम जैसे ताप, जलवायु इत्यादि को मिलाने पर एक चित्र उभरता है, उसे जैव विविधता कहा जाता है। दुनिया में जो भी पदार्थ है उन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जैव विविधता मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मानव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेक रूप से लाभ प्राप्त करता है। जैव विविधता से मानव के लिए भोजन, औषधियां, वस्त्रोत्पादन के लिए रेशे, रबर तथा गृहोपयोग लकड़ियां प्राप्त होते हैं। मानव के लिए जैव विविधता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। आदमी के लिए जैव विविधता क्या क्या कारण से महत्वपूर्ण है? देखो, मानव जैव विविधता का उपयोगी कृषि कार्य में करता है। इसी के चलते वो नई नई किस्म का और उत्तम किस्म का फसलें उगाता है, जिससे उपज बढ़ती है। एक मौसम में 2-3 फसलें उगा लेता है। वन्य जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाल, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधियों को बनाने में होता है। बहुत सारे तत्व उपचार गुणों को पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है?
कैंसर औषधि के लिए जो सदाबहार वृक्षों के दाल चीनी से प्राप्त होता है। लगभग 25% दवाइयां और 120 पौधे प्रजातियां से तैयार किया जाता है। दुनिया में भारत में जितना 25% दवाई मिलता है 100% में से, वो 120 को पौधों से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है कि हमारे लिए पेड़ पौधे जैव विविधता बहुत उपयोगी है। इसी का उपयोग करके हम लोग क्या कर लेते हैं, नए नए किस्म के पौधे और नया नया तरीका अपना लेते हैं। मार्फिन का उपयोग किस लिए होता है? दर्द निरोधक में। टेक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? कैंसर की औषधि में, जो सदाबहार के वृक्ष के दालचीनी से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है अगला कि भारत के जैव मंडल की चर्चा विस्तार से कीजिए। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। हजारों वर्ष पूर्व से ही भारतीय वैज्ञानिकों ने जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर शोध करके इसकी एक लंबी सूची तैयार की और उसके नाम पर प्रजातियों की खोज की। ईसवी सन की शुरुआत में ही आयुर्वेद के रचयिता चरक ने अपनी चरक संहिता में 200 प्रकार के जंतुओं, 340 प्रकार के पादपों का उल्लेख किया था। अभी भारत की जनगणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। भारत में विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% तथा संख्या में लगभग 16 लाख पाई जाती है। जैव विविधता के संदर्भ में अगर विश्व में देखा जाए तो समृद्ध देशों में से भारत को भी लिया जाता है। हजारों वर्ष पहले से ही भारतीय वैज्ञानिकों ने जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर शोध करके एक लंबी सूची तैयार कर उसके नाम और प्रजातियों की खोज किया। ईसवी सन की शुरुआत में ही आयुर्वेद के रचयिता चरक ने अपनी चरक संहिता में 200 प्रकार के जंतुओं और 340 प्रकार के पादपों का उल्लेख किया था। अभी भारत की गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में किया जाता है। भारत में विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% तथा संख्या में लगभग 16 लाख पाई जाती है। इसके बाद देखा जाएगा, अगर भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाटी उत्तर पूर्वी भारत है। इसमें क्रमशः भारत का 4%, 5.2% भौगोलिक क्षेत्रफल है। फिर इन्हें हॉट स्पॉट में रखा गया है। इन क्षेत्रों में असंख्य प्रकार के जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। ऐसे ही 53% स्वच्छ जल की मछली, 60% एम्फेबियस, 30% रेंगने वाली प्रजातियां तथा 10% स्तनधारी प्रजातियां भारतीय मूल के ही हैं। पूरे विश्व का बात किया जा रहा है कि पूरे विश्व का भारत में 33% पुष्पीय पौधा, इसके बाद में पूरे विश्व का 53% मछली, 60% एम्फीबियस, 30% रेंगने वाले प्रजातियां, 10% स्तनधारी प्रजातियां भारत मूल के ही हैं। मतलब कोनो क्षेत्र में तो आधा से ज्यादा भारते रखा है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के ह्रास के कारक है। प्रश्न समझिए क्या है। विस्तार पूर्वक बताना है कि किस प्रकार से मानव जो क्रियाएं हैं, आदमी जो काम करता है, वो पेड़ पौधों के लिए और पक्षियों के लिए सही नहीं है, पशु पक्षियों के लिए सही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जात जीवन का ह्रास तो मनुष्यों के पृथ्वी पर अवतरित होने के साथ ही आरंभ हो गया था। जैसे ही आदमी जन्म लिया वैसे ही जीवों का जीवन भी संकट में आ गया। उसी दिन आग के आविष्कार के बाद इसके ह्रास में और तेजी आ गई। आग से खतरनाक नमक का आविष्कार, और नमक से तो मसाला वसाला, अब तो मीट खाली नहीं बनता है, बिरयानी बना लो, कबाब बना लो, किनका का बनता है, होता है ना। तो और तेजी आ गया नहीं। कारण क्या है कि भोजन के लिए पशुओं का शिकार करना और उन्हें पकाने के लिए वनस्पतियों की लकड़ी काटने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। लो, भोजन के लिए तो जानवर को मार दो, अब पकाने के लिए पेड़ में से लकड़ी काटो, दोनों तो काटिए रहा है आदमी। पकाया हुआ मांस ही मनुष्यों का मुख्य आहार था। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों को बड़े पैमाने पर विनाश शुरू हुआ। रेल के स्लीपर बनाया गया, भवन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की हुई,
घर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई हुई। अब पहले खपड़ा अपड़ा का घर चलता था, ओकरा के बांस से छाना पड़ता था। पहले खपड़ा का घर देखा है, बांस से उसको पूरा तरह से लकड़ी बांधा जाता था रस्सी से, फिर उस पे खपड़ा बिछाया जाता था, एथू दे करके, पुआल दे करके, चाहे घास फूस दे करके, और वो खपड़ा बिछाया जाता था। खपड़ा का घर कब बनवाया है? अब तो बहुत वो कहावत है कि जैसन करब तू कमाई तहरा आगे आगे आई। रेल के पटरियों के विस्तार के लिए भी जंगल काटे गए, और इससे वन क्षेत्र में निवास करने वाले वन जीव या तो मार दिए गए या कहीं दूर भाग गए। जैसे जैसे वन कटते गए वैसे वैसे प्रकृति का वास स्थान भी क्या करता गया, सिमटता गया। समझ में आ गया? अगला, जनसंख्या वृद्धि के साथ लोगों को खाने के लिए अधिक अनाज, रहने के लिए अधिक आवास की आवश्यकता पड़ने लगी। इस आवास की पूर्ति के लिए वनों को काटकर भूमि निकाली गई, जिसके कारण प्राकृतिक और प्राणी जात दोनों का ह्रास हुआ। 1951 से 1980 के ईस्वी के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर भारतीय वन क्षेत्र को कृषि में बदल दिया गया। इसी अनुपात में वन भी कम हुए। इस प्रकार मानव क्रियाएं प्राकृतिक और वनस्पति प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। इस तरह से पाठ खत्म हो गया।